हाय गाइस, मेरा नाम फरीद गाइस। आज मैं बहुत जबरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। आज मैं फरहान साहब और राजेश खन्ना से जुड़ी स्टोरी लेकर आया हूँ। तो बहुत जबरदस्त स्टोरी होने वाली है। नायक और खलनायक के बारे में स्टोरी लेकर आए हैं। उस दौर में राजेश खन्ना और फरहान बहुत बड़े स्टार थे। तो इन लोगों ने 70 के दौर में इन लोगों ने काम क्यों नहीं किया था और इन लोगों ने कब काम किया था वो भी बताने वाला हूँ। किस दौर में काम किया था इन दोनों ने। और 70 के दौर में इन लोगों ने काम क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि बहुत बड़े स्टार थे। इनको कास्ट करना इतना आसान नहीं था। तो मैं पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर कि इनको कास्ट क्यों नहीं कर पाते थे, क्या वजह थी, तो मैं पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है गाइस, एंड तक बने रहना। अगर आप बीच में या स्टार्ट में छोड़कर भाग जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। स्टार्ट से एंड तक बने रहेंगे तो ही समझ में आएगा, वरना आप बीच में छोड़कर भाग जाएंगे, बाद में बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। एंड तक सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। अगर आप बाद में बीच में स्किप कर करके सुनेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनो तो अभी आपको समझ में आने वाला है, उससे पहले आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और फिर बाद में मुझे कमेंट करके बताना कि किसी स्टोरी लगी आप लोगों को। तो चलो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चलो, आज हम बात करेंगे नायक और खलनायक यानी राजेश खन्ना और फरहान साहब के बारे में, कि आखिर इन दो बड़ी हस्तियों ने एक साथ काम 70 के दौर में क्यों नहीं किया था। डायरेक्टर राजेश खन्ना और फरहान को एक साथ लेकर फिल्म बनाने से क्यों कतराते थे, और फिल्म के प्रोड्यूसर दोनों को एक साथ लेने के लिए एक फिल्म में क्यों मना कर देते थे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन दोनों स्टार से घबराते थे या फिर इन दोनों को एक साथ कास्ट करना इनके बस में नहीं था। और फरहान नाम अपने बच्चों का रखने से क्यों डरने लगे थे। आखिर क्या कारण था, क्या वजह थी, क्या हकीकत थी और क्या असलियत थी। इन सब बातों का खुलासा होगा आज इस वीडियो में। तो चलिए इन सब बातों को डिटेल में जान लेते हैं। फरहान साहब को कौन नहीं जानता है। वो अपने दौर के एक खलनायक थे जिनकी आंखों का खौफ ही हर एक्टर को डरा देता था। फरहान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1940 से की थी, मगर फरहान साहब को खलनायकी में बड़ी पहचान 1958 से मिली थी, फिल्म मधुमती से, जिस फिल्म में हीरो थे दिलीप कुमार, हीरोइन थी वैजयंती माला। ये फिल्म अपने वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, मगर इस फिल्म से फरहान साहब को खलनायकी के रोल बड़े पैमाने पर ऑफर होने लगे थे। तो वहीं राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 से की थी, फिल्म आखिरी खत से। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ हीरोइन थी इंद्रानी मुखर्जी, लेकिन इस फिल्म से राजेश खन्ना को कोई भी पहचान नहीं मिली थी। फिर राजेश खन्ना ने साल 1969 में फिल्म की थी आराधना, जो बड़े पैमाने पर सुपरहिट साबित हुई थी। इसी फिल्म के बाद राजेश खन्ना बन चुके थे सुपरस्टार, इसीलिए राजेश खन्ना फिल्म में काम करने के लिए फीस लेने लगे थे 12 लाख, क्योंकि राजेश खन्ना की जो भी फिल्म सिनेमा घरों में लग जाती थी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होना कंपलसरी थी। काका की हर फिल्म बम्पर कमाई कर रही थी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजेश खन्ना को इतनी फीस खुशी खुशी प्रोवाइड भी करते थे, क्योंकि उनकी फिल्में उससे भी ज़्यादा पैसा कमाती भी थी। तो वहीं खलनायक विलन फरहान भी एक फिल्म में खलनायकी करने के लिए 70 के दौर में 10 लाख रुपए फीस लिया करते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ दो यही एक्टर थे जो अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा फीस लिया करते थे। इतने हाई फाई फीस लेने वाले एक्टरों पर एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, तुम अगर नायक हो तो हम भी खलनायक हैं। तुम्हारे अंदाज पर मरते हैं लोग तो हमारे अंदाज से डरते हैं लोग। तुम्हारी मुस्कान पर फिदा होती हैं जो लड़कियां, हमारी खौफनाक आंखों से डरती हैं वो सारी लड़कियां। जब डायरेक्टर राजेश खन्ना और फरहान साहब को लेकर कोई फिल्म की स्टोरी लिखा करते थे तो प्रोड्यूसर उस फिल्म पर पैसा लगाने से इनकार कर देते थे। उनका कहना था कि ऐसी बड़ी शख्सियत को लेने से फिल्म का बजट बहुत
ज़्यादा हाई हो जाएगा और इतना पैसा कवर करना शायद पॉसिबल ना हो। मगर उस दौर के बहुत से डायरेक्टरों की ख्वाहिश थी कि इन दोनों को एक साथ कास्ट करने की, मगर उनकी आरज़ू उनके सीने में ही दफन होकर रह गई, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर इन दोनों पर पैसा लगाना नहीं चाहता था। दरअसल 70 के दौर में 20-25 लाख रुपए में अच्छी से अच्छी फिल्म बनकर तैयार हो जाया करती थी। इसीलिए लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे राजेश खन्ना और परान को लेकर, क्योंकि राजेश खन्ना 12 लाख रुपए लेते थे तो वहीं परान साहब 10 लाख रुपए लेते थे। यानी इन दोनों की फीस टोटल मिलाकर 22 लाख रुपए हो जाया करती थी। मतलब इतने रुपयों में तो एक फिल्म बनकर तैयार हो जाया करती थी। जिस थिएटर में भी राजेश खन्ना की फिल्म लगती थी, समझ लो थिएटर आउट ऑफ बुकिंग हो जाया करता था। तो वहीं अगर परान साहब किसी फिल्म में भी होते थे तो उनके अंदाज को देखने के लिए, उनके डायलॉग को सुनने के लिए लोग थिएटर के बाहर ही लाइन लगाकर कड़ी धूप में टिकट खरीद लेते थे। जिस मुकाम पर राजेश खन्ना पहुंच चुके थे, उस मुकाम पर हर किसी का पहुंचना नामुमकिन था। तो वहीं परान साहब भी अपनी खलनायकी के रूप में इतना चल गए थे कि लोग उनसे डरने लगे थे। हर फिल्म में परान साहब एक अलग ही तरह का खलनायकी का रोल प्ले करते थे। यहाँ तक कि उस दौर के लोगों ने अपने बच्चों का परान नाम रखना भी छोड़ दिया था। इतना खौफ लोगों के दिलों में बैठ गया था परान साहब की खलनायकी को लेकर। इसे खलनायकी कहते हैं, असली खलनायक। यहाँ पर परान साहब की खलनायकी के लिए एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, खलनायकों की कमी न थी उस दौर में भी। खलनायक थे मदनपुरी, जीवन, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, मगर जो अंदाज परान में था वो इन में कहाँ था। उस दौर के लोग बहुत भोले होते थे। उस दौर के लोग बहुत भोले होते थे। जो फिल्मों में दिखाया जाता था वो समझते थे कि ये आदमी बिल्कुल वैसा ही है। इसीलिए बहुत से लोगों ने अपने बच्चों का नाम परान रखना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि परान नाम रखेंगे तो हमारा बच्चा भी शायद इसी तरह का खतरनाक बर्ताव करेगा। इतना खौफ था परान नाम का। भोले भाले लोगों में मेरे दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, परान और राजेश खन्ना ने एक साथ 70 के दौर में तो कहीं नहीं बल्कि 1967 में एक साथ एक फिल्म की थी, औरत। मगर यह फिल्म फ्लॉप कैटेगरी में थी। तो उस फिल्म से राजेश खन्ना को कोई भी पहचान भी नहीं मिली थी। और इस फिल्म में राजेश खन्ना और परान साहब का आमना सामना भी नहीं दिखाया गया था। यहीं 1977 में एक फिल्म आई थी हत्यारा, जिस फिल्म में हीरो थे विनोद खन्ना और राजेश खन्ना इस फिल्म में परान साहब हैं। मगर राजेश खन्ना साहब अपीयरिंग गेस्ट के तौर पर नजर आए थे, यानी मेहमान के तौर पर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। तो वहीं 1971 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मर्यादा। इस फिल्म में लीड रोल में थे संजीव कुमार, इनके साथ थे राजेश खन्ना और परान। मगर इस फिल्म में भी राजेश खन्ना और परान का कोई भी आमना सामना नहीं था। मतलब यह दोनों नायक और खलनायक 70 के दौर में एक दूसरे के अपोजिट में लीड रोल में नजर नहीं आए थे। मगर एक दौर ऐसा भी आया था, लेकिन वो दौर था 1980 के बाद का, जब राजेश खन्ना का स्टारडम खत्म हो चुका था। वो स्टार की कुर्सी छोड़ चुके थे। की जगह एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने ले ली थी। मगर परान साहब अपनी खलनायकी के पोजीशन पर उस दौर में भी कायम थे। इसे कहते हैं मेहनत और
किस्मत का लेखा एक अपनी जगह पर बरकरार था, दूसरा सब कुछ खो चुका था। यहाँ पर एक जबरदस्त शेर तो जरूर बनता है दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। पहले हीरो यानी नायक के लिए शेर, कुछ गलत फैसले थे तो कुछ अहंकार था, इसीलिए सब कुछ बेकार था। काका का एक 70 का दौर था तो 80 के बाद का दौर ना साज था। अब शेर खलनायक के लिए, पर्दे पर खलनायक थे, रियल लाइफ में नायक थे। सबका सम्मान करना, इज्जत करना उनकी आदत थी। वक्त के पाबंद थे, इसीलिए वो अपने मुकाम पर कायम थे। इसीलिए बुजुर्गों का कहना है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हर इंसान एक इंसान है। मेरे दोस्तों, यही रीजन है कि 70 के दौर में राजेश खन्ना, परान एक साथ एक फिल्म में नजर नहीं आए थे, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी। उनको एक साथ एक फिल्म में कास्ट करना भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बस में नहीं था। तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि 70 के दौर में परान साहब और राजेश खन्ना साहब एक दूसरे के साथ एक फिल्म में लीड रोल में क्यों नजर नहीं आए थे, और परान नाम लोग रखने से क्यों घबराने लगे थे। गाइस, अगर ये परान साहब और राजेश खन्ना की स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कुछ अच्छा नहीं लगा रहेगा या कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट सब कुछ फ्री है। अगर इसी तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, लेट आने की वजह यही है कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो कंटिन्यू वीडियो आएंगे। अगर आपका रिस्पांस वीडियो पर अच्छा नहीं मिलेगा तो वीडियो लेट ही आएंगे। 10 दिन में, 15 दिन में भी आ सकती है, महीने भर में भी आ सकती हैं। क्योंकि अगर आप रिस्पांस अच्छा नहीं देंगे, आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आप कैसे वीडियो डाल सकता हूँ। क्योंकि मेहनत लगती है, बहुत टाइम जाता है, और आप लोग जो छोड़कर भाग जाते हैं, वीडियो देखते भी नहीं पूरा, और कॉमेंट वगैरह भी नहीं करते, लाइक वगैरह भी नहीं करते, तो इसीलिए मैं वीडियो लेट डालता हूँ। अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।